नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी राजन से राजन कुमार। आज हम लोग करंट अफेयर का वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव जनवरी से लेकर मई 2021 का है। इसमें हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है खुद से टाइप करके बनाए हैं। अतः इस वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप CDPO, BPSC, बिहार दरोगा और सचिवालय की तैयारी के लिए मेरे चैनल को से जुड़ सकते हैं और निश्चित रूप से फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे तरह आप भी प्रत्येक ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो भी होते हैं वहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं और मेरिट में नाम अपना ला सकते हैं। मेरिट ना होने के चलते आप परेशान हैं तो जरूर जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार शपथ लिए हैं? बिहार के मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में हैं NDA गठबंधन से, वो अभी हाल ही में कितनी बार शपथ लिए हैं तो आप सभी को पता होगा, 7वीं बार। प्रथम बार ये मुख्यमंत्री कब बने थे? 2000 में बने थे। और उस समय, और क्वेश्चन थोड़ा डिप गया, मान लीजिए फंसा दिया, तो ये जान लेते हैं जब प्रथम बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय किस पार्टी से थे? तो नीतीश कुमार जब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे तो किस पार्टी से थे? तो समता पार्टी से थे। ठीक, समता पार्टी से 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री प्रथम बार बने थे। चलिए अब आगे हम आते हैं। हाल में बिहार में कितने उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं? हाल ही में जो बिहार में चुनाव हुआ था उसके बाद भाजपा पार्टी से 2 उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा और रेणु देवी। ठीक, कौन कौन? तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा और रेणु देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? अभी PSLV हमेशा चर्चा में रहता है, इसीलिए PSLV के द्वारा जो रिकॉर्ड प्रक्षेपण किए गए हैं उसी को हम यहाँ पे शामिल किए हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। जो आपको चर्चा में रहा है वो क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है। तो 104 उपग्रह इसरो के द्वारा रिकॉर्ड, मतलब सबसे अधिक उपग्रह प्रक्षेपण का रिकॉर्ड विश्व में बना था उस समय, लेकिन अब इसको तोड़ दिया गया है। ठीक, तो 104 उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान से किया गया है? तो PSLV 37 के द्वारा। ठीक, अब ये हम जानेंगे कि PSLV 37 और GSLV 37 में अंतर क्या है। तो PSLV जो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है और GSLV जो होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। उसी तरह से SLV होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, एगो में ASLV होता है एगुमेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। 4 मतलब इसके इंजन विकसित किए गए हैं, पहले SLV तब ASLV तब आपको PSLV तब GSLV। ठीक, तो PSLV और GSLV में मुख्य अंतर क्या है कि PSLV जो है कम वजन वाले उपग्रहों को प्रक्षेपण करता है, लगभग में 2000 से कम, और 2000 टन से अधिक जो उपग्रह होंगे उसको GSLV के द्वारा प्रक्षेपण किए जाते हैं। ठीक, इतना आप समझ गए। ये हमको बताना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछते हैं। अब देखिए PSLV 25 जो है इससे आपको मंगलयान को भेजा गया था, जो 2013 से 13 में प्रक्षेपण किया गया था और 14 में जाके पहुंचा था। ठीक, 14 में मंगलयान के कक्षा में गया, जिसको मार्स मिशन के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ आप PSLV 11 जो है वो चंद्रयान 1 को लेके गया, चंद्रयान 1 को लेके गया, और चंद्रयान 2 जो है वो GSLV मार्क 3 से गया था। याद रखिएगा कब? तो 2019 में गया था। चलिए इतना हम आपको बता दिए। हाल में चर्चा में रहे वागिर क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे वागिर क्या है, एक क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो वागिर जो है क्या है? पनडुब्बी है। ये आपको प्रोजेक्ट 75 के तहत 7 पनडुब्बी के निर्माण किया जा रहा है। ठीक, उसी में से एक वागिर है। ठीक, तो हाल ही में चर्चा में रहे वागिर क्या है? तो पनडुब्बी है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ब्रह्मोस की मारक क्षमता कितनी मीटर है? कितने किलोमीटर है ब्रह्मोस? तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि ब्रह्मोस है क्या? तो ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस मिसाइल है। ठीक, अब ये मिसाइल है तो ये कितने किलोमीटर तक मार करेगा? तो पहले जो था वो 290 किलोमीटर तक मार करता था, अब जो इसकी क्षमता बढ़ा के 400 किलोमीटर तक कर दिया गया है। ठीक, ये जो है ब्रह्मोस जो है भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। रूस की मदद से भारत के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसके साथ साथ आपको भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मास्को नदी पर इसका नाम क्या रखा गया है? ब्रह्मोस रखा गया है। इतना आप याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस किन किन देशों का सहयोगात्मक परियोजना है? ब्रह्मोस किन किन देशों का सहयोगात्मक परियोजना है? तो ब्रह्मोस जो है अभी हाल ही में चर्चा में किए हैं, भारत और रूस की सहयोगात्मक परियोजना है। और फ्रांस से आपको राफेल विमान को लाया जा रहा है, जिसको डाल्टन एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। ये बात याद रखिएगा। चलिए अब राफेल विमान कितने आने वाले हैं भारत? तो भारत 36 राफेल विमान आने वाले हैं। ठीक,
विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर ने 63वें स्थान प्राप्त किया? मतलब विश्व के जितने भी शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है उसमें भारत के कौन से कंप्यूटर जो है 63वें स्थान प्राप्त किया? तो उसका नाम है परम सिद्धि। क्या नाम है? परम सिद्धि। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? बिहार का चुनाव हुआ है हाल ही में, जो 3 चरण में संपन्न हुआ। ठीक, अब इससे क्वेश्चन मतलब बनने की संभावना थोड़ी रहती है। तो जानते हैं हम बिहार विधानसभा में कितने सीटों की संख्या कितनी है, आप लोगों को भी पता है। तो सीटों की संख्या कितनी है? 243। और संविधान के अनुसार कोई भी बड़ा विधानसभा होगा उसमें सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो जाएगी? 500, और न्यूनतम कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ सबसे अधिक विधानसभा सीटों की संख्या किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है, 403। ठीक, इसके साथ साथ आपको पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनाव हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 294। चलिए इतना बता दिए हम आप लोगों को। एनआईए का गठन एनआईआई होता है। एनआईआई का गठन कब हुआ था? ठीक, तो एनआईआई का गठन जो हुआ है आपको 2008 में हुआ था, जब मुंबई आतंकवादी घटना हुआ। उसके बाद इसका आतंकवाद को रोकने के लिए एनआईआई का गठन किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आते हैं हम आगे। मझगांव डाकवाट शिपयार्ड कहाँ है? मझगांव डाकवाट शिपयार्ड कहाँ है? ठीक, ये जो है आपको मुंबई में है। अब ये क्वेश्चन हम शामिल क्यों कर दिए यहाँ पे? क्योंकि आपको प्रोजेक्ट 75 के तहत पनडुब्बी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको तटरक्षक विमान भी बनाए जा रहे हैं। तो आपको ये सब जो शिपयार्ड है इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखिएगा। जैसे गार्डन रिच जो शिपयार्ड है वो आपको कलकत्ता में है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट के तहत किस चीज़ का निर्माण किया जा रहा है? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट के तहत किस चीज़ का निर्माण किया जा रहा है? तो यहाँ पे हम जानेंगे इसके निर्माण संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, भारत का जो अभी वर्तमान में संसद भवन है उसका निर्माण कब पूरा हुआ था? 1927 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विकास कार्य किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो ये जो काम किया जा रहा है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। हाल की जनगणना के अनुसार बाघ की संख्या कितनी है? तो हाल ही में जो जनगणना हुआ है बाघों की, उसमें बाघ की संख्या कितनी है? तो 2967। कितने हैं दोस्त? 2967। ठीक, भारत का लक्ष्य है कि आपको 2022 तक बाघों की संख्या क्या किया जाए? आपको कितना किया जाए? कमेंट करके बताइए। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, तो नहीं तो हम कमेंट में रिप्लाई देंगे टैग कर देंगे। चलिए, सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, इसको हम जानेंगे। तो सर्वाधिक बाघ जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? आपको मध्य प्रदेश है। ठीक, और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? 526। और कर्नाटक में बाघों की संख्या कितनी है? 524। ठीक, और यही क्रम जो है सर्वाधिक चीता की जनसंख्या वाला जो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश और कर्नाटक ही 1 और 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जानते हैं बाघों की संख्या 2000 आपको हाल ही में जनगणना हुआ है उसमें कितने थे? आपको 2967। ठीक, इसके पहले जो जनगणना हुआ था 4 साल पहले, वहाँ पे उस समय बाघों की जो संख्या थी वो 2226 थी। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज हाल ही में कहाँ निर्मित हुए हैं? ये न्यूज जो है बिहार से संबंधित है, इसीलिए हम आपको इस न्यूज को डाल दिए हैं। तो हाल ही में दूसरा ग्लास ब्रिज जो है बिहार के राजगीर में शुरू किए गए हैं। ठीक, राजगीर को नीतीश कुमार का प्रयास है कि इसको पर्यटक हब बना दिया जाए। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न उठा होगा कि दूसरा, ठीक है दूसरा बिहार में बनेगा तो पहला कहाँ बना है? तो पहला जो है सिक्किम में बना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना किस से संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना आप लोग को पता है बहुत चर्चित योजना है, जिसमें आपको प्रत्येक परिवार को क्या किया जाता है? 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है मुफ्त में। तो ये आयुष्मान भारत योजना किस राज्य से संबंधित है? किस योजना से संबंधित? आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक, चलिए 26 जनवरी को भारत के कितने नंबर के गणतंत्र दिवस मनाए जाएंगे? मतलब कितने नंबर के, मतलब कौवे गणतंत्र दिवस मनाए जाएंगे? यहाँ पे टाइपिंग एरर कर दिए हम दोस्त। तो 26 जनवरी को भारत के कितने मतलब नंबर के गणतंत्र दिवस मनाए जाएंगे? तो ये होंगे आपको 72वें गणतंत्र दिवस होंगे। ठीक, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उसी अवसर पर हम लोग क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश का दर्जा किसे प्राप्त है? ये सब क्वेश्चन भी यही है दोस्त। आप 2 बार 3 बार, अगर याद नहीं है तो 2 बार 3 बार देख के याद कर लीजिए। वैसे ऑब्जेक्टिव रटना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस के तौर पर लीजिए। जाके डिटेल से पीडी पहले हमारा वीडियो देखिए 2 बार 3 बार, आपको ऑलरेडी बहुत सारा एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा जिसको मैं बताया है कि पीडी पढ़ा कैसे जाता है।
ठीक, और पीढ़ी को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए ताकि हम अधिकतम गेन कर सके कम मेहनत में। ठीक, तो उसको जरूर जाकर देखिए और इसको प्रैक्टिस के तौर पर लीजिएगा, रटने का प्रयास मत कीजिएगा दोस्त। भारत वैसे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश का दर्जा किसे दिया गया था? तो ये जो दर्जा था वो बांग्लादेश को दिया जाता था। फिल्म महोत्सव हमेशा कहाँ होते हैं? गोवा में होते हैं संपन्न। ठीक, याद रखिएगा। 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? तो 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष रहा, हाल ही में संरक्षण किए गए हैं, उसमें बताए गए हैं कि 2016 जो था सबसे गर्म वर्ष अभी तक रहा है। हाल में आए गति तूफान का नामांकन कौन किया गया है? गति तूफान पिछले साल आपको 2020 में आया था। बहुत सारे तूफान आए थे जैसे अम्फान, निसन, ठीक है, वैसा ही आपको गति तूफान भी आए थे जिसका नामांकन भारत के द्वारा किया गया था। ठीक, तो अभी हाल ही में जो आपको तूफान मतलब आए हैं कौन? तो अम्फान, जिसका नामांकन कौन किया? थाईलैंड। निसर्ग बांग्लादेश किया है। ठीक, उसके साथ साथ अभी हाल ही में भारत में 2 तूफान 2021 में आए हैं। ठीक, हाँ, तो 2 तूफान जो 2021 में आए हैं वो आपको 2 तूफान है, ताउते और यास। ताउते का नामांकन जो किया गया है म्यांमार के द्वारा किया गया है और यास का नामांकन कौन किया है? तो ओमान के द्वारा किया गया है। ठीक, तूफान पे उष्णकटिबंधीय तूफान या शीतकटिबंधीय तूफान जो 2 प्रकार के होते हैं उस पर मेरा एक वीडियो आपको है, उस वीडियो को जाकर देखिए। जितने भी मतलब तूफान से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है एग्जाम में, उसमें हम आपको बताए हैं। और जाके वीडियो देखिए और देखिए कितना कमाल का वीडियो है। आप लोग को लगेगा कि हाँ, तूफान के बारे में हम लोगों को कुछ जानने को नया मिला। एक भी क्वेश्चन गारंटी देते हैं कि उस वीडियो को देखने के बाद में आपका नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में यूनेस्को गांधी पदक के विजेता कौन है? तो जो आपको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हर साल मनाए जाते हैं उसमें आपको पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। उसको चर्चा हम आपको पीडी में किए हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार होता है यूनेस्को गांधी पदक होते हैं, उसको कौन फिल्म जीता है? तो उसको जीतने वाला फिल्म है आपको 200 मीटर्स। कौन? 200 मीटर्स। ठीक, कौन? 200 मीटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार शुरू किया गया इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता कौन है? यूनेस्को कह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में होते हैं उसी में आपको पहली बार इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार शुरू किया गया है। ये मोस्ट मतलब क्वेश्चन बनेंगे है, पूछने की संभावना बहुत अधिक है। तो इस पुरस्कार के विजेता जो है बांग्ला फिल्म के नायक विश्वजीत चटर्जी हैं। आगे हम बढ़ते हैं। 2021 में संपन्न प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था? हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस मनाए गए हैं जो गांधी जी के अफ्रीका आने के अवसर पर मनाए जाते हैं। ठीक, जो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत आए थे गांधी जी। उसके बाद प्रत्येक साल 2003 से भारत में प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं। पहले हर वर्ष मनाए जाते थे लेकिन अब 2 वर्ष पर एक बार इस दिवस को मनाया जाता है। तो हाल ही में जो प्रवासी भारतीय दिवस 21 संपन्न हुआ है, ठीक है, वो ऑनलाइन मोड में संपन्न हुआ है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद इसका थीम क्या है? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन याद रखना होगा कि इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ दोस्तों कभी कभी क्या देखते हैं आपको करंट अफेयर क्वेश्चन में कि प्रवासी भारतीय सम्मान की मतलब निम्न में से किन्हें दिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। लेकिन दोस्त प्रवासी भारतीय सम्मान आपको लगभग 50 से ऊपर आदमी को दिया जाता है। उन लोगों का नाम याद करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हम उसको क्वेश्चन को शामिल नहीं किए हैं। जरूरी भी हम नहीं समझते हैं कि हम उतना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना दिमाग लगाएंगे, जरूरत नहीं है उसका। चलिए, तो प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या था दोस्त? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आगे हम बढ़ेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी को मुख्य अतिथि बनाया गया था। वह कहाँ के राष्ट्रपति हैं? आपको बताइए भी किए, सूरीनाम। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 2003 में प्रथम प्रवासी दिवस कहाँ पर मनाया गया? 2003 से प्रवासी दिवस मनाना शुरू हुआ है, तो इतिहास में हम जानते हैं। तो प्रथम प्रवासी दिवस जो है आपको कहाँ मनाया गया है? आप लोग बताइए, थोड़ा सोचिए। आपको दिल्ली में मनाया गया है। ठीक, भारत राफेल विमान कहाँ से खरीद रहा है? मतलब भारत का में जो राफेल विमान आ रहा है वो किस देश से आ रहा है? इसका क्वेश्चन प्रत्येक लड़के के जबान पे होगा। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? फ्रांस से। 36 राफेल विमान आ रहे हैं, डाल्टन एविएशन कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ठीक, चलिए प्रथम बार जो विमान है वो कहाँ रखा गया था? तो हरियाणा के आमला में बीपीएससी 66 का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक, और दूसरी बार आया वो कहाँ रखा गया है? आपको बंगाल में रखा गया है। हम क्या किए थे दोस्त इस क्वेश्चन को लेकर? हम मतलब पढ़े थे, पढ़ने के बाद में हमको क्या हुआ कन्फ्यूजन, हम दूसरी बार वाला मार दिए।
मतलब अम्बला वाला आंसर न मार के अम्लयान था क्या, याद था हमको कि अम्ला में रखा गया है। ठीक है, ये भी हमको याद था कि मतलब आपको बंगाल में आके रखा गया है दूसरी बार, कहीं न्यूज पेपर या करंट अफेयर पढ़े होंगे तो मिला था। हम क्या किए थे, दूसरा वाला मार दिए थे। इस तरह से कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना जरूरी होता है। आकाश मिसाइल कहाँ से कहाँ पर मार करती है, तो आपको पता है इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1983 में शुरू किया गया था, जिसका हिंदी होता है समन्वित मिसाइल विकास कार्यक्रम, ठीक, जो APJ अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, उसी के तहत आकाश मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, इसका प्रक्षेपण कई दौर से गुजर चुका है। ठीक, तो यह कहाँ से कहाँ मार करता है, तो यह जो मार करता है आपको धरती से आकाश करता है। ठीक, अब इसी तरह जो आपको हम बताए हैं इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उसमें कितने मिसाइल डेवलप किए जाएंगे, 5। अब 5 कौन कौन आप ही बताइए, तो 5 कौन कौन है। सबसे पहले पृथ्वी है, ठीक, उसके बाद नाग है, अग्नि है, त्रिशूल है और आकाश है। ठीक, अब पांचों मिसाइल के बारे में आप लोग को जानकारी रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपको पृथ्वी जो मिसाइल है वो कहाँ से कहाँ मार करता है, तो धरती से धरती, यहाँ पनडुब्बी से पर से धरती में मार करता है, सतह से सतह मार करता है, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक, तो आपको पृथ्वी जो मिसाइल है वो कहाँ से कहाँ मार करता है, तो धरती से धरती। उसी तरह से अग्नि जो है धरती से धरती, अग्नि 5 तक हम डेवलप कर चुके हैं, 5 की मारक क्षमता 4000 से 5000 किलोमीटर तक है। ठीक, और 6 जो डेवलप कर रहे हैं आपको, 6 अग्नि 6 का विकास अभी जारी है, प्रक्षेपण चुपके है, मतलब होना अभी बाकी है, हुआ नहीं है। ठीक, तो अग्नि हो गया। उसके बाद तीसरा मिसाइल हम आते हैं, तीसरा मिसाइल कौन है, आकाश है। तो आकाश आपको धरती से आकाश मार करता है। त्रिशूल जो है आपको कहाँ से कहाँ मार करता है, ये आपको आकाश से आकाश मार करता है। ठीक, कहाँ से कहाँ मार करता है दोस्त, आकाश से आकाश, सॉरी दोस्तों, त्रिशूल जो है आपको धरती से आकाश में मार करता है, न कि आकाश से आकाश। ठीक, तो धरती से आकाश, त्रिशूल भी और आकाश भी धरती से आकाश। ठीक, तो 4 मिसाइल के बारे में हो गया। उसके बाद नाग जो मिसाइल है, नाग मिसाइल जो है आपको, ये आपको टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक, टैंक रोधी मिसाइल है, और ये जो है दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करता है। इसको ढो के ले जाने वाला, दुश्मन के क्षेत्र तक ले जाने वाला ट्रक के रूप में एक विकसित किया गया है, जिसको हम पिनाका कहते हैं। पिनाका के जरिए इसको दागा जाएगा। ठीक, पिनाका के जरिए इसको दागा जाएगा। ठीक, और पिनाका जो ढो के ले जाने वाला मिसाइल है नाग को, अगर समुद्र के जरिए ले जाता है तो उसको नागमिका कहा जाएगा, नागमिका कहा जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। तो पिनाका नागमिका एक ही नाम है, पिनाका और नागमिका एक ही नाम है। पिनाका आपको स्थल पर ले जाने वाला मिसाइल है नाग को, और समुद्र में ले जाने वाले मिसाइल को नागमिका कहेंगे। ठीक, अब ये प्रश्न आपसे आएगा कि अब क्या भारत के पास, आपके दिमाग में ये प्रश्न आते होंगे, क्या भारत के पास कोई आकाश से आकाश में मार करने वाला मिसाइल है कि नहीं है। तो कुछ मिसाइल के नाम हम बता रहे हैं। अस्त्र और पाइथन जो है मिसाइल आपको आकाश से आकाश में मार करता है। इसके साथ साथ आपको पृथ्वी जो मिसाइल हम शुरुआत में बताए हैं, इसका एक अलग रूप है धनुष, जो आपको जल से मार करता है, मतलब जल से धरती पर जल से जल में मार करने का पृथ्वी का एक संस्करण है धनुष, याद रखिएगा। तो पृथ्वी का ही एक रूप है धनुष, जो आपको धरती से धरती मार करेगा। ठीक, मतलब सतह से सतह। तो अगर मिसाइल पे आप लोग को कंप्लीट वीडियो चाहिए ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आप लोग को ऐसा वीडियो बना दे के देंगे कि साइंस टेक से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो छूटेगा नहीं हमारे, मतलब 4-5 वीडियो होंगे वहाँ से। कमेंट करके बताइए। वर्ष 2021 में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष मनाने की घोषणा किया गया है। तो ये आपको आंसर मोस्ट भी यही है, कोई ना कोई एग्जाम में दिख ही जाएगा, याद रखिएगा। तो ये जो पहले आंसर हो जाएगा इसका, सुभाष चंद्र बोस। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियम हॉल में। ठीक, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको इनके 125वें जन्म दिवस पर 125 रुपया का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया है। ठीक, और ये भी घोषणा किया कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम लोग मतलब 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपको पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। और थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को इनका जन्म आपको उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था, उड़ीसा के कटक में। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में गठन किया, आपको कांग्रेस से अलग होकर स्थापना किया था। ठीक, बाकी हिस्ट्री इनके बारे में हम कवर नहीं करेंगे, हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव कभी शुरू करेंगे वहाँ पे बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम जानते हैं, अभी हाल ही में करंट अफेयर से कहीं प्रश्न है कि इनके
मतलब नाम पे आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा मतलब की गई है। 2 सालों से दी जा रही है, 2019 और 20 में दी गई है। ठीक, तो अभी हाल ही 20 के लिए जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए गए हैं, संस्थागत श्रेणी में सीट्स को दिया गया है और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया है, गूगल से खोज के कहीं से भी खोज के आप लोग हमें बताइए। ठीक है, तो सीट्स संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। चलिए, पराक्रम दिवस कब मनाए जाएंगे, तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाए जाएंगे। कब मनाएंगे, 23 जनवरी को मनाए जाएंगे। 12 अगस्त को आपको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाते हैं। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाए जाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाए जाते हैं। आपको 1987 ईस्वी को मार्टियल प्रोटोकॉल की घोषणा किया गया था। 16 सितंबर 1987 को मार्टियल प्रोटोकॉल के तहत वैसे गैसों की पहचान की गई जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी रोकथाम के उपाय किए गए थे। ठीक, तो मार्टियल प्रोटोकॉल जो है आपको ओजोन संरक्षण से संबंधित है और 16 सितंबर से हुए थे, इसीलिए 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके साथ क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपको ग्लोबल वार्मिंग को रोकने से संबंधित आपको प्रोटोकॉल है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्म दिवस पर कितने रुपये के स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया था, तो ये हो जाएगा 125। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है, तो आप लोगों को पता है कि 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। नासिक, ठीक, कहाँ, और इलाहाबाद, हरिद्वार, और एक और जगह बताइए आप लोग कहाँ पे दोस्तों। नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया, और एक जगह जो है वो उज्जैन है। तो इसमें से पटना में जो है कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा। कहाँ नहीं किया जाएगा दोस्त, पटना में जो होगा कुंभ मेला का आयोजन नहीं किए जाएंगे। ठीक, नासिक में आपको गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती की नदी किनारे आपको कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है 12 वर्षों पर। और 6 वर्षों पर अर्थ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अर्थ कुंभ मेला का आयोजन 2 ही जगहों पर किया जाता है। वो कौन कौन से स्थल है, तो वो आपको है इलाहाबाद और हरिद्वार। ठीक, भारत बायोटेक ने कौन सी कोविड-19 का टीका बनाया है, भारत बायोटेक ने कौन से कोविड-19 का टीका बनाया है, तो भारत बायोटेक जो है वो आपको कोवैक्सीन नामक कोविड-19 का टीका बनाया है। ठीक, कोविशील्ड जो है आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किए गए हैं और भारत में इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय पुणे में है। ठीक, तो आपको स्वदेश निर्मित, पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित जो है कोवैक्सीन है और कोविशील्ड का भी उत्पादन भारत में ही किया जा रहा है। ठीक, स्पुतनिक जो है आपको रूस के द्वारा इस टीके को बनाया गया है गामा इंस्टीट्यूट के द्वारा। कोरोलिन जो है आपको बाबा रामदेव के द्वारा विकसित कोरोना का दवा है। चलिए, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष पर होता है, तो आपको बताइए दी है कि कुंभ मेला का आयोजन 12 वर्ष पर किया जाता है और अर्ध कुंभ मेला का आयोजन 6 वर्षों पर किया जाता है। चलिए, हाल में ग्लेशियर टूटने की घटना उत्तराखंड के किस जिले में हुई थी, आपको वह घटना चमोली जिले में हुआ था उत्तराखंड के। चलिए, असम में विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है, हाल ही में संपन्न हुए जितने भी राज्य का विधानसभा, वहाँ पे सीटों की संख्या याद रखिएगा, पूछे की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। तो असम में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो असम में जो सीट है विधानसभा के वो है 124। ठीक, यहाँ पे भाजपा विजय हुई है। मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट में बताइए। हाल में 98 वर्ष के अंतराल पर किस राज्य में राष्ट्रगान विधानसभा को गाया गया, तो आपको पता है इसके आंसर पहले हम बताते हैं नागालैंड। नागालैंड जो है आपको 1963 ईस्वी में असम से काट के एक राज्य बना था। उसके बाद से यहाँ पे राष्ट्रगान नहीं गाया गया था, लेकिन हाल ही में यहाँ पे राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। चलिए, विधानसभा में अमृत महोत्सव का शुरुआत मोदी जी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब से किया है, तो अमृत महोत्सव जो है आपको गांधी जी के दांडी मार्च जो हुआ था 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, ठीक, उसी की याद में शुरू किया गया है आपको 12 मार्च को। ठीक, कैच ऑफ द रन अभियान क्या है, तो कैच द रन अभियान जो है आपको बताइए जल संरक्षण से जुड़ा योजना है। कैच द रन योजना का शुरुआत आपको 22 मार्च को जल दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया और इसमें बोला गया कि हम लोग जल संरक्षण के लिए काम करेंगे। कैच द रन अभियान की शुरुआत कब की गई थी, तब 22 मार्च को किया गया था। चाहवार दिवस कब मनाया जाता है, तो चाहवार जो है ईरान में भारत के द्वारा विकसित क्या है, पोर्ट है, बंदरगाह है। ठीक, तो इसी को अभी हाल ही में घोषणा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष चाहवार दिवस के रूप में हम लोग मनाए जाएंगे। तो चाहवार दिवस जो है 4 मार्च को मनाए जाएंगे। ठीक, इसके साथ साथ ग्वादर पोर्ट के बारे में आप लोग बहुत बढ़िया सुने हैं। ग्वादर पोर्ट जो है आपको पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित पोर्ट है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाल में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अमेजिनिया 1 किस देश का उपग्रह है,
तो अमेजनिया जो है आपको अमेजन जंगल कहाँ पे है, ब्राज़ील में, तो उसी के नाम पे आपको ब्राज़ील का उपग्रह है जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक, नेपाल के द्वारा नेपाली सैट लॉन्च किया गया था हाल ही में। ठीक, जो आपको जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसके साथ साथ श्रीलंका के द्वारा भी आपको हाल ही में प्रथम उपग्रह रावण-1 को लॉन्च किया गया था। ये भी आपको जापानी यान से ही, प्रक्षेपण यान से ही लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है हाल ही में बने हैं तीरथ सिंह रावत। कौन बने हैं, तीरथ सिंह रावत। पहले कौन मुख्यमंत्री थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक, पहले कौन मुख्यमंत्री थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, मनोहर लाल खट्टर आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री है। भारत पाकिस्तान के किस सिंधु जल समझौते पर हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में यह समझौता हुआ था। ठीक, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था। इस समझौता के अनुसार सिंधु नदी जल तंत्र जो है, जिसमें सिंधु के साथ साथ उनकी सहायक नदियाँ है कि जल के बंटवारा का समझौता हुआ था। 80% जल पाकिस्तान को और 20% जल भारत को मिलने वाले थे। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पाकड़ डल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, पाकड़ डल जल विद्युत परियोजना सिंधु नदी जल परियोजना के तहत हाल ही में चर्चे में आए थे, क्योंकि इस जल विद्युत परियोजना के द्वारा पाकिस्तान के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि भारत जल को अपने में रोकने का प्रयास कर रहा है, जल को मोड़ने का प्रयास कर रहा है और सिंधु नदी जल समझौता का उल्लंघन कर रहा है। इस मामले को लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला गया था, इसीलिए यह योजना चर्चा में आ गया था। तो ये योजना जो है चेनाब नदी की सहायक नदी मरुसूदर नदी पर बनाए जा रहे हैं। ठीक, यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। जो भी एग्जाम का हम चर्चा किए हैं, बीएसएससी हो या आपको बिहार दरोगा हो या बीपीएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम लिए जाते हो, ठीक, निश्चित रूप से फायदा होगा, हम लिखित गारंटी देते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, नमस्कार।